एज ए रेगुलर संडे फीचर आप सभी का स्वागत है इस इन्फी इन्वेस्टमेंट एकेडमी में। एज यू नो द कंपनी whom वी रिप्रेजेंट, हम सब जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो है इन्फिनिटी फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड। मेरा नाम अविनेश कुमार, मेरे साथ मेरे को फाउंडर मोहित गुप्ता, मेरे कलीग्स और सेल्स के जो आपको फ्रंट में आपसे बातें करते हैं वो हैं तरुण, ज्ञानेश, मिस्टर अमित सक्सेना। इसके अलावा मेरे बैक ऑफिस बैक एंड टीम में दीप, नीतिका, अंजलि, पूजा, ये सब आपके सपोर्ट के लिए हमेशा हर संडे को अवेलेबल रहते हैं। कोशिश हमारी यही रहती है कि इस लॉकडाउन में या फिर इस सिचुएशन में जो भी बदलाव हुआ है उस बदलाव को हमने जल्दी से जल्दी अडॉप्ट करने की कोशिश की है। और इस वेबिनार को एक तरह से दफ्तर ही कहते हैं। हर संडे को हम एक ओपन हाउस ऑफिस की तरह खोल देते हैं। टॉपिक चूंकि आपके तरफ से क्वेश्चन आना मुश्किल होता है तो टॉपिक हम चुन लेते हैं और हम उन टॉपिक्स पे आपसे बातें करते हैं। अदरवाइज आप फ्री रहते हैं किसी भी तरह के सवाल जवाब पूछने को। ये करीब 45 मिनट्स की हमारी सेशन होती है। उसके बाद आपको जो कुछ भी पूछना हो आप आराम से पूछ सकते हैं, जो कि मे बी आपके इस आज के टॉपिक से संबंध ना रखता हो, फिर भी आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, इस पहल से लोगों को काफ़ी फ़ायदा रहा। हमारी तरफ से कुछ लोगों की ऐसी शिकायत भी आती है कभी कभी कि यार बहुत ज़्यादा मेल करते हो, बहुत व्हाट्सएप पे बहुत मैसेज आते हैं इस न्योता के लिए। ठीक है ना, कर रहे हो, इतनी जिद क्यों करते हो कि अटेंड करो। तो दोस्तों ठीक है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर आपको कोई इतराज़ होता है या आपको हमारे मेल्स नहीं ज़्यादा चाहिए या पसंद नहीं आते हैं तो आप लिख के अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, उसकी चिंता बिल्कुल ना करें। तो कहीं से भी हमारी कंपनी डेटा पोचिंग नहीं करती या हम ज़बरदस्ती के परेशान नहीं करना चाहते। तो अगर आप में से किसी को भी कहीं से भी डिस्टर्बेंस होता हो हमारे इनविटेशन से, हालांकि हफ्ते में एक दिन की इस मीटिंग के लिए आप हमारे ग्राहक हैं, हमें पूरा हक है कि हम आपको बुलाएं, बताएं कि इस दिन हम ये कर रहे हैं और हम अपनी मेहनत के लिए चाहते हैं कि आप शामिल हो, आप अपना आधा घंटा 45 मिनट हमें दे पाएँ। एक गुजारिश है, बट स्टिल इस डिस्क्लेमर के साथ आगे बढ़ रहा हूँ कि आप में से कोई भी अनसब्सक्राइब कर सकता है, कभी भी कह सकता है मुझे परेशान ना करो, मेलिंग मत भेजो, मुझे व्हाट्सएप मत भेजो। चलिए, तो इन सब के साथ आज का जो सेशन है उस टॉपिक पे आते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और उस टॉपिक को आगे बढ़ाता हूँ। और ये सिलसिला आप में से बहुत सारे लोग जो ऐसे हैं जो शुरू से अटेंड कर रहे हैं वो जानते हैं कि जब कोविड की पहली क्लोज डाउन हुई थी तब से शुरू किया था और हमारी पहल थी कि हम जुड़े रहें, आप लोगों से बातें होती रहे, सही दिशा आपको हम देते रहें और ताकि कहीं कोई गलती ना हो जाए और इस दौरान आपकी सोच कहीं आपकी इन्वेस्टमेंट को ख़राब ना कर दे। और बहुत सारे लोग उससे बच गए दोस्तों। तो जो लोग भी आज ये वेबिनार देख रहे हैं, सेशन देख रहे हैं, अगर पहले भी हमारे सेशंस देखे हैं तो आप ज़रूर इस बात को एप्रिसिएट करोगे। हमें लोगों ने काफ़ी लिख लिख के थैंक यू बोला है, उसके लिए बहुत धन्यवाद उनको जिन्होंने भी एप्रिसिएशंस लिखे हैं। कि हमारे इस रेगुलर अटेम्प्ट से उनको थोड़ी हिम्मत मिली, उनको सही दिशाएं मिली। बहुत सारे लोग थे जो म्यूचुअल फंड्स में, स्टॉक से अप्रैल में बाहर हो गए थे, सब कुछ छोड़ दिया था, उन्होंने त्याग दिया था और उनको बिल्कुल होप भी नहीं था कि कुछ चीज़ें रिकवर होगी। कुछ लोग तो ऐसा भी कहते थे और कहते हैं कि रिकवरी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो बाजार बहुत नीचे जाएगी और वगैरह वगैरह। तो सबके अलग अलग विचार हुआ करते हैं। हमने कोशिश करी अपने वेबिनार के दौरान लोगों को एक चीज़ देने की, वो थी स्थिरता। लोगों को एक समझ देने की कोशिश की कि हर चीज़ बाय एंड होल्ड नहीं होता। तो पिछले बारी मीटिंग की अगर थोड़ी-सी मैं 2 मिनट लेके चलूँगा क्योंकि उसकी कुछ क्वेरीज़ यहाँ लोगों ने लिखा है मुझे कि सर अविनेश जी, आपका कहना है कि बाय एंड होल्ड हर चीज़ में कर लो और पेशेंस बनाए रखो। तो क्या यही एक तरीका है? इससे तो कभी-कभी हम बिल्कुल जहाँ शुरू हुए थे उससे भी नीचे स्तर पे 10 साल में ख़त्म होते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा नहीं, ये तरीका नहीं है। मैंने बाय एंड होल्ड बिल्कुल आपको नहीं कहा है कि हमेशा करके चलो। मैंने आपको जो कहा है ज़रा ध्यान दीजिए, हमने कहा है हमें हर वक़्त रीस्ट्रक्चरिंग करनी होती है।
लेकिन एक चीज़ पे ध्यान देना होता है, जिसे कहते हैं एसेट एलोकेशन। तो लास्ट मीटिंग में हमने आपको क्या कहा था कि अगर आपकी एसेट एलोकेशन में डेट है, इक्विटी है, हाइब्रिड है, तो और गोल्ड है, आपको एसेट्स रीस्ट्रक्चर करने हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको कभी ये देखना हो सकता है कि इक्विटी में आज फार्मा नहीं, आज टेक्नोलॉजी बढ़ानी है, आज ये बिज़नेस नहीं, वो बिज़नेस बढ़ानी है, मगर इक्विटी खत्म नहीं कर देना है। उसी तरह डेट में शॉर्ट टर्म बॉन्ड में जानी चाहिए, वहाँ रेट अच्छी मिल रही हैं, या गवर्नमेंट से की सिक्योरिटीज़ में रेट अच्छी मिल रही है, और सेफ्टी कहाँ ज़्यादा है, सेफ्टी का माहौल क्या चल रहा है बाज़ार में, उसके हिसाब से आप डेट के अंदर प्रोडक्ट चेंज करेंगे, ना कि डेट छोड़ देंगे। तो आज हम आपको समझाने वाले हैं उसी एसेट एलोकेशन के संबंध में कि एसेट एलोकेशन आखिर होता क्या है, उसका फ़ायदा क्या है। और पिछले कहानियों में और पीछे के सेशंस में आपने देखा कि मैं एसेट एलोकेशन से चिपके रहने का आपको दावा करता हूँ और हमेशा सजेशन देता हूँ। तो मेरे ख्याल है मेरी बात समझ आ गई आपको कि मैं बाय एंड होल्ड नहीं कहता हूँ, या हमारी कंपनी का ये फ़िलॉसफ़ी नहीं है कि हमेशा ही इन्फोसिस खरीद लिया तो जीवन भर इन्फोसिस खरीद लो। मेरी कंपनी का फ़िलॉसफ़ी है कि इन्फोसिस से अगर कभी बदलना हो तो हमें जाके डॉक्टर रेड्डीज़ में जाना पड़ सकता है। लेकिन ये नहीं करेंगे हम कि हम ना इन्फोसिस खरीदें, ना डॉक्टर रेड्डी खरीदें, हम इक्विटी से ही बाहर जाके घर के अंदर घुस जाएँ। ये हम नहीं करेंगे। ये हम कहते हैं एसेट एलोकेशन के स्टाइल को। तो चलिए, तो थोड़ा-सा आज इसी पे नज़र डालते हैं और कुछ-कुछ बातें आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि आपको ये समझ आए कि एसेट एलोकेशन के अंदर ये टॉपिक क्या है और हम लोग किस चीज़ पे बातें कर रहे हैं। सॉरी, बीच में वो फ़ोन का बज जाना थोड़ा-सा डिस्टर्बिंग है, बस चलिए। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एसेट एलोकेशन की। तो थोड़ी किताबी नॉलेज तो इस पे हो ही जानी चाहिए और ये पता लग जाना चाहिए कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ एसेट एलोकेशन। तो एसेट एलोकेशन कहते हैं बेसिकली एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को, ये एक इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी होती है दैट एम्स टू बैलेंस रिस्क एंड रिवार्ड। तो मान लो अगर रिस्क की डिग्री यहाँ पे हमारे यहाँ एक प्रोडक्ट है R1 जिसमें रिस्क बहुत कम है, लेकिन एक दूसरा है R2 जिसमें रिस्क थोड़ा ज़्यादा है, और कोई और प्रोडक्ट है R3 जिसमें रिस्क और ज़्यादा है। तो जब हम इन तीनों में थोड़े-थोड़े बँटवारे करेंगे अपने एसेट्स को, तो इस बँटवारे के प्रोसेस को एसेट एलोकेशन कहते हैं। तो क्या आपको लगता है, क्या अगर इतना आसान है दोस्तों? बिल्कुल नहीं। इंडिविजुअल गोल और रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से एसेट एलोकेशन होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरी उम्र आज 22 साल है, तो मुझे क्या चीज़ ज़्यादा रखनी होगी? R3। R3 यानी कि इससे मुझे रिस्क ज़्यादा लेने का वक़्त है, अभी उम्र है मेरे पास। क्योंकि अगर ये रिस्क रिवार्ड में बदल गया, तो मुझे बहुत बड़ा रिवार्ड मिल सकता है। लेकिन अगर ये रिस्क कहीं लॉस में बदल गया, तो ये जो लॉस है मैं अब्ज़ॉर्ब कर सकता हूँ। मैं 30 साल के बाद सँभल जाऊँगा, मुझे लगेगा कि यार ये 8 साल 7 साल मैंने अपनी लाइफ़ के बर्बाद कर दिए और मुझे ये रिस्क नहीं लेनी चाहिए थी। ऑल्दो कोई जुआ खेलने की नहीं मैं राय दे रहा हूँ। लेकिन इतना ज़रूर कह रहा हूँ कि एक कम उम्र वाला व्यक्ति रिस्क अब्ज़ॉर्ब करने की क्षमता रखता है। उसी तरह अगर हम R2 में जाएँ, तो अगर ये आदमी 42 साल का है, तो इसका जो ज़्यादा वेटेज है, वो कहाँ होगा? वो ज़्यादा वेटेज यहाँ होगा, इस चीज़ में होगा। उसी तरह अगर आदमी 52 साल का है, तो ज़्यादा वेटेज यहाँ होगा। तो ये जो हमारी वेटेज की डिफरेंस है, ये कैसे आती है दोस्तों? ये आती है आपकी रिस्क कैटेगरी से, जिसकी बात हम पहले भी कई वेबिनार में कर चुके हैं। आज फ़िलहाल मैं उस बात पे दोबारा नहीं जा रहा हूँ। आप लोगों के लिए ये सब्जेक्ट हमेशा ओपन है कि मेरी रिस्क कैटेगरी है क्या? क्या है मेरी रिस्क कैटेगरी? चलिए, तो थंबनेल जो कहता है, एज एज इज़ इक्वल टू डेट। जितनी उम्र है, उतना अपना डेट यानी कि लोगों को उधार दो। तो ये एक थंब रूल है। बाकी चीज़ें जहाँ बाँटनी है बाँट दो, लेकिन जितनी उम्र है उतना तो मिनिमम आपके पास डेट होना ही चाहिए। ये जो फ़ॉर्मूला है, ये बहुत बड़े-बड़े पंडितों ने, बड़ी किताबों में, बचपन से अब जब भी हमने अपने कोर्स में कभी भी पढ़ा है, तो ये सारे फ़ॉर्मूला यही कहते हैं। ठीक है? चाहे ये
ऑक्सफोर्ड की रिसर्च कहती हो, चाहे फाइनेंस का कोई बहुत बड़ा किताब कहता है। तो चलिए, तो ये जो थंबनेल है ये आप लगाते हैं नहीं लगाते हैं आप जाने, बट अदरवाइज रिस्क प्रोफाइल तो हम जरूर अपना खुद का बना के चलते हैं। इन्फिनिटी वालों के पास हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में और हमारे वेबसाइट में ये रिस्क प्रोफाइल बनाने की बिल्कुल जगह बनी हुई है दोस्तों। चलिए, और उसी हिसाब से हम आपको एसेट एलोकेशन देते हैं। तो ये जब कहानी आपको क्लियर हो गई, तो आज आप हम दूसरे पायदान पे आते हैं। और जैसा मैंने कहा, मैं रिस्क प्रोफाइल कहाँ दिखती है, कैसे बनती है, कौन बनाता है, हमारे ऐप में कहाँ लिख के आता है, मॉडरेट है कि एग्रेसिव है, ये सब बातें आज मैं स्पेंड नहीं कर रहा हूँ आपके साथ। वो सब बातों के लिए आप हमारे नॉर्मल वीडियोस भी देख सकते हैं और हमारे पिछले सेशंस को रेफर कर सकते हैं, या आने वाले दिन में अगर उस पर कोई सेशन हो तो उस पर ध्यान दे सकते हैं। तो पहली बात तो एसेट आइडेंटिफाई करना तो होगा ना कि आखिर बंटवारा होता किस में है। अगर हम ये समझ लें कि भाई एसेट एलोकेशन करने तो किस में एलोकेट करना है, तो देखिए आपको एलोकेट करने के लिए जो चीजें उपलब्ध हैं बाजार में, समाज में, ट्रेडेबल चीजें, वो हैं फिजिकल एसेट्स में लैंड और कमोडिटीज। तो यानी अगर आपके पास 100 रुपये आज है और आप उस 100 रुपये का एक ऐसा बंटवारा करना चाहते हैं अलग अलग एसेट में, क्यों करना चाहते हैं? मैंने कहा कि रिस्क प्रोफाइल एक रीजन है कि आपकी रिस्क प्रोफाइल आपको कहती है कि सब चीज एक में मत डाल दो, आपकी रिस्क किसी चीज में ज्यादा और किसी चीज में कम डलवाने के लिए आपको कहती है। तो यहाँ पे देखिए फिजिकल एसेट के हिसाब से एक आया लैंड, एक आया कमोडिटी, एक आया डेट, और फिर आया इक्विटी, और फिर हाइब्रिड। हाइब्रिड मतलब इक्विटी और डेट का मिक्सचर। मेरे ख्याल से हमारे जितने भी यहाँ पे क्लाइंट्स हैं, कस्टमर्स हैं जो वेबिनार देखते हैं, उनको आज ये समझने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि डेट क्या होता है और इक्विटी क्या होता है और हाइब्रिड क्या होता है। हमारी इतनी क्लासेस जा चुकी हैं। इक्विटी के बारे में हमेशा हम कहते हैं कि ये धंधा है, एक बिजनेस है, और एक बिजनेस की तरह देखना है इसे। डेट को हम हमेशा उधार कहते हैं कि आप जब किसी को उधार देते हैं तो आप डेट कहलाता है। तो आपको कितना किसी को उधार देना है, कितना किसी के धंधे में लगा देना है, कितना दोनों के मिश्रण में लगा देना है, थोड़ा सा गोल्ड वोल्ड खरीदना है या जमीन जायदाद में लगाना है, सबकी अपनी अपनी फीचर है। और ये फीचर के बेसिस पे जब आप डिस्कस करते हैं ना दोस्तों, तो हमारी टीम आपसे 3 मुख्य बात करती है। SLR, S इज सेफ्टी, L इज लिक्विडिटी, R इज रिटर्न। तो ये SLR के आधार पे आपके तय होते हैं। जैसे एग्जांपल, किसी व्यक्ति के लिए S बहुत महत्वपूर्ण है, तो 10 की स्केल में उसने S को दे दी 8। अब उसके पास क्या बचा दोस्तों? 2। तो लिक्विडिटी और R को कितना मिलेगा? 1-1। तो अगर आप S को पूरा भरपूर दे देंगे, स्केल हमेशा 10 की रहेगी, ये बात ध्यान रखिए, स्केल हमेशा 10 की रहती है। आपको SLR में से 10 का वजन देना है। अब अगर आपने S को 8 दे दिया, जिंदगी में सेफ्टी आपके लिए सब कुछ है, तो फिर आप रिटर्न की बात ही ना करिए। रिटर्न 1 क्या 0 भी हो सकता है। अगर आप लिक्विडिटी को 2 वक्त देना चाहते हैं कि मुझे पैसे भी चाहिए, जब मैं ज़रूरत पड़ जाए तो मुझे मनी भी चाहिए, भले 1 महीना में मिल जाए लेकिन मिल जाए, तो फिर आपके लिए रिटर्न 0 है। रिटर्न का कोई मतलब ही नहीं है, समझ रहे हैं? रिटर्न 0 का मतलब आपको रिस्क फ्री रिटर्न, यानी बैंक का सेविंग रेट या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो गिल्ट का रेट है वो मिलेगा। इसको रिस्क फ्री, 0 का मतलब ही नहीं 0 मिलेगा, मतलब रिस्क की वेटेज 0 हो गई, मतलब आपको रिस्क फ्री रिटर्न मिलेगा। अब मान लो यहीं पे कोई एस को बना देता है, कहता है कि नहीं नहीं एस चलता है यार, थोड़ा मैं रिस्क लेना चाहता हूँ, तो एस फिर भी हवा में नहीं उड़ाना चाहता हूँ, अच्छी रेगुलेटेड प्रोडक्ट दे दो मुझे, तो एस पे तुम 4 का ध्यान दो। तुम तो ध्यान दो, मुझे मेन लिक्विडिटी भी अभी नहीं चाहिए, मेरे पास अभी 10-20 साल हैं, तो लिक्विडिटी तो तुम 1 और 2 रख लो। मुझे मेन जो बचा, तो कितना बचा? 4 2 6। यहाँ क्या बचा दोस्तों? 4 पॉइंट। यानी आपकी जो प्रायोरिटी है वो रिटर्न है। तो आपका वेटेज कहाँ जाएगा? इन सब में, इन सब एसेट्स में जो सबसे ज्यादा रिटर्न देने की क्षमता रखता हो, रिस्क रिवार्ड, उस पे जाएगा। तो इक्विटी पे जाएगा। ऑब्वियसली आपकी वेटेज कितनी हो गई? इक्विटी पे हाईएस्ट वेटेज हो गई। आपकी 100 रुपए में से जो सबसे ज्यादा वेटेज है वो इक्विटी पे हो जाएगी। तो मे बी 50% आप इक्विटी पे डाल देंगे और बाकी के रेस्ट आप इन चीजों में डिवाइड करेंगे। तो दोस्तों ये जो SLR की डिस्कशन है ना, 10 के पॉइंट के स्केल पे, अगर आपको ये करने नहीं आता है तो आप अभी भी मैच्योर्ड इन्वेस्टर्स नहीं कहलाएंगे। ठीक है, चलिए
तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आपको ये पता चल गया कि एसेट एलोकेशन रिस्क के बेसिस पे ही होता है। हर प्रोडक्ट की अपनी रिस्क होती है। किस प्रोडक्ट में कितना जाना है ये आपकी एज पे निर्भर करता है, आपके रिस्क प्रोफाइल पे निर्भर करता है। बहुत सिंपल फॉर्मूले के हिसाब से जब आप हम तक आते हैं, 100 रुपया लेके हमें कहते हैं लगाना है, हम आपसे बातों बातों में SLR समझ लेते हैं। आप में से बहुत लोग ये कह सकते हैं कि भाई मैंने तो कभी नहीं देखा अविनेश कि तुम मुझसे SLR कहीं लिखवाते हो। कोई बात नहीं, आपके लिखवाने की जरूरत थोड़ी है। हम तो आपसे बात करते करते समझ लेते हैं। यही हमारी कला है, यही हमारी पढ़ाई है। आपसे बात करते करते हम जैसे ही समझते हैं कि आपकी पूरी जीवन R पे घूम रही है, तो हम इसे 8 दे देते हैं। हमें समझ आता है कि नहीं नहीं, आपकी पूरी जीवन S पे घूम रही है, तो हम इसे 8 दे देते हैं। हमें जब समझ आता है कि नहीं नहीं, लिक्विडिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इसको 8 दे देते हैं। तो आपका कौन सा चीज पे ज्यादा वेटेज है, उसके हिसाब से आपकी एलोकेशन तय करके आपको पकड़ा देते हैं, और यही हमारा कार्य धीरे धीरे चलता है। चलिए, एसेट एलोकेशंस के बारे में एक सिंपल सी चीज समझनी हो और तो ये पिक्चर बड़ी अच्छी है। देखिए ये फोटो क्या लिख रहा है कि एक लो स्कोरिंग मैच में स्टिल मतलब जो आदमी खेल रहा है, देखिए ये क्या कर रहा है, स्ट्राइक रोटेट कर रहा है। ये वाला गेम बहुत बहुत बार आपने देखा है, जॉन्टी रोड्स और कभी कभी धोनी और ऐसे बहुत लोग खेला करते हैं। तो इसमें क्या होता है, आदमी कितना क्लोज कर लेता है इसको आउट करने के लिए, तो ये सिंगल ले लेके धीरे धीरे नंबर बनाने लगता है। तो ये जो रोटेट कर रहा है स्ट्राइक, ले तो एक ही रन रहा है, 2 रन रहा है, बीच में एक 4 डाल दे रहा है, एक 5 डाल दे रहा है। तो इसका जो स्कोरिंग पैटर्न है क्या है, एक यहाँ पे तो 30 बनाया, फिर यहाँ पे 2 बनाया, यहाँ पे 1 बनाया, यहाँ 3 बनाया, यहाँ 6 बनाया। तो इसने 4 लगाई केवल एक बार, चौका एक बार लगाया, और बाकी सब सिंगल 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 करते हुए 49 बना लिया ये। तो दिस मैटर्स, बॉल भले 150 हो गए, लेकिन दूसरी जगह अगर यहीं पे सहवाग रहते हैं तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि 48 बॉल है और 49 रन है। बट ये सिचुएशन आपको हर बार मिलता है क्या? ये सिचुएशन बहुत कम बार मिलता है, रेयर है, सर्वाइवल मुश्किल है, क्योंकि 48 बॉल में 49 रन बनाने के चक्कर में ये चौके पे चौका लगाते हैं, छक्के पे छक्का लगाते हैं और आउट हो जाते हैं। मगर ये आदमी जिसने 49 पहुंचाया, भले 150 बॉल लिया, लेकिन इसकी जो जर्नी है वो बिल्कुल सेफ जर्नी थी, इसमें चांस ही नहीं था कि इसको कोई रिस्क हो। तो ये अल्टीमेटली जिनके लिए स्कोर मैटर करता है, जिनके लिए स्कोर मैटर करता है, वो तो इसे लाइक करते हैं, वो इसे लाइक करते हैं। लेकिन जिनके लिए स्कोर नहीं, जोश मैटर करता है, किक मैटर करता है, जिनको अंदर से किक चाहिए, छक्का और चौवा की, वो ये 49 रन तक वेट नहीं कर पाते। तो दोस्तों यही हमारे देश की विपदा और यही है हमारे निवेशकों की प्रॉब्लम। और ये प्रॉब्लम ही आपकी साइकोलॉजी के ब्रेन के अंदर घुसा रहता है। हम सबको एक्चुअली लॉन्ग इनिंग्स खेलने का नहीं इच्छा होता है, और अगर ऐसा इच्छा होता है तो आप बोर हो जाते हो। एक्चुअली क्यों कहा जाता है कि द्राविड़ और बहुत सारे जॉन्टी रोड जैसे लोग पेशेंटफुली यहाँ तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि उनमें एक साइकोलॉजिकल पावर होती है। एक आम आदमी में ये नहीं होता। अगर वो यहाँ से जर्नी बिता रहा है तो उसे हर वक्त एक किक चाहिए, उसको कभी कोई एक ऊंचाई चाहिए, और अदरवाइज वो जब नीचे गिरता है तो डर जाता है, ऊपर भागता है तो उसको बहुत मजा आता है, लेकिन उसको चाहिए यही होता है, कभी डर कभी मजा, कभी डर कभी मजा। तो वो लोग सिंगल एसेट में काम करते हैं। ऐसे लोग क्या करते हैं, सिंगल एसेट में, कि साला टूटा तो टूटा, नहीं टूटा तो छक्का चौवा। तो सिंगल एसेट मतलब कौन सा, इक्विटी। लेकिन जब आप एसेट एलोकेशन करते हैं तो आप फिर इस तरह के ग्राफ नहीं, आपका जिंदगी कुछ ऐसा चलता है। और जब ऐसा चलता है तो रन आप भी वही बनाते हो जो दूसरा बना रहा है, बस आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है और बोरिंग सी लाइफ होती है। बट दिखाता हूँ आपको ज़रा इसके आगे के कुछ एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल देखिए, एक स्मार्ट एसेट एलोकेटर है ये आदमी स्मार्ट एसेट एलोकेटर है। इसने क्या किया, इक्विटी में डाल दिया था 65 रुपये, डेट में डाला था 25 रुपया, गोल्ड में डाला था 10 रुपया। इक्विटी ने 15 का रिटर्न दे दिया, डेट ने 8 का दे दिया, और ये 5 का दे दिया। एवरेज फैक्टर्स इसकी ये निकली, तो 12 सवा 12 का इसका रिटर्न आ गया। तो सवा 12 का इसका रिटर्न आ गया, मतलब कि दोस्तों टोटल पोर्टफोलियो रिटर्न 12.25 आया। आदमी ठीक है, अभी तक हैप्पी है। लेकिन जरा अगला देखते हैं, एलोकेशन एरर। अगर कहीं बेचारे ने इक्विटी में 10 ही डाला था, डेट में ये डाला था और गोल्ड में 65 डाला था,
तो अगर वो इस तरह का एलोकेशन करके बैठे थे तो ये तो 6.75% है, तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बेकार है। तो अगर इसको ये दिखेगा कि मेरा टोटल रिटर्न 6 है और मेरी इक्विटी का रिटर्न 15 है, तो आपको क्या लगता है ऐसा आदमी क्या करेगा? ये अपने गोल्ड को भी उठा के यहाँ डाल देगा और डेट को भी उठा के यहाँ डाल देगा। यही होता है, लोग अपने एसेट एलोकेशन पे वेट नहीं कर पाते हैं। वो जब जिस तरफ का डमरू घूम रहा होता है, जिस तरफ का लोटा रहता है, उधर टिल्ट हो जाते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है, इसके चलते एसेट एलोकेशन की सक्सेस को टेस्ट नहीं कर पाता आदमी, क्योंकि उसको ये बात नहीं पता कि भाई आज इसमें 15 आ रहा है ना, कल इसमें -15 भी आ सकता है। तो आपका उस समय तो आपको बहुत मजा आएगा कि चलो इसमें बहुत कम पैसा डाला था और 10 ही % डाला था मैंने अपने 100 रुपए का, तो इसलिए मुझे कोई खास घाटा नहीं हुआ। लेकिन आज जब फायदा हो रहा है तो आपको दिख रहा है कि अरे जिसमें ज्यादा फायदा और उसमें कम डाला तो चेंज कर देते हो। दैट इज नॉट टू बी चेंज्ड। ऐसे ही आंख बंद करके नहीं करना होता है दोस्तों, सोच समझ के करना होता है। जरा देखिए सबसे पहले गलती क्या होगी। अगर हम ये वाला सिनारियो देखते हैं, एसेट एलोकेशन का एरर, और हमको दिखता है, ज्यादातर निवेशक को ये दिखता है कि अरे यार काश मैं इक्विटी में ज्यादा डाला होता, गोल्ड गोल्ड बेकार में डाले बैठ गया, 5 ही आया। वो क्या करता, वो पक्का ही पक्का जब यहां से सेल करता तो ये कौन से रेट पे होता, डाउन, यानी लोएस्ट होता पक्का। क्योंकि आप ये डिसीजन कब लोगे, जब ये रिजल्ट आया। रिजल्ट जब आया तो गोल्ड किस लेवल पे है, लोएस्ट लेवल पे है, लोएस्ट, क्योंकि ये दिया ही नहीं रिटर्न, गिरा हुआ है। और इक्विटी किस लेवल पे है, हाईएस्ट लेवल पे है। तो आप क्या करोगे जनरली, आप मतलब डोंट माइंड, मैं कहना चाह रहा हूं आम निवेशक क्या करेगा, जो एसेट उसका पिटा हुआ है उसको बेचेगा किस भाव पे, लोएस्ट भाव पे, और जो एसेट उसका बढ़ा हुआ है उसको खरीदेगा किस भाव पे, हाईएस्ट भाव पे। तो आगे जाके अगला जो उसकी पड़ाव आने वाली है नेक्स्ट ईयर, वो 6 से -10 भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि अगले साल क्या होगा, इसमें ये वेटेज बढ़ा चुके होंगे इक्विटी में, और इक्विटी जो है 15 की बजाय -5 भी दे सकता है या 10 दे सकता है, क्योंकि बाजार क्या पीक था, ये पीक था। तो ये गलती होती है दोस्तों, इसको हम एलोकेशन एरर कहते हैं। तो क्या सबक लिया आपने? सबक ये लिया कि आपकी प्रोफाइल अगर आपको इक्विटी 65 कहती है तो आप स्टिक रहिए उससे। आप इक्विटी के अंदर बदलाव करिए जो करना है, डेट के अंदर करिए जो करना है, गोल्ड के अंदर करिए जो करना है, मगर आप ये मत कहिए कि नहीं मैं इक्विटी से कूद के अचानक से इसमें आ जाऊंगा, इसमें आ जाऊंगा, इसमें आ जाऊंगा। जो लोग ऐसा करते हैं वो एसेट एलोकेशन के लिए नहीं बने हैं दोस्तों। ये नमूना मैंने यहां दिखाने की आपको कोशिश की। इक्वल रेशियो एलोकेशन, कुछ लोग कहते हैं नहीं यार अवनेश, मैं तुम कितना भी मुझे समझा लो मैं करूंगा यही काम, क्योंकि मेरे दिमाग में तो स्थिरता है नहीं, मैं तो करूंगा। तो चलो भाई, अगर आप करोगे, आप स्थिर नहीं हो, आपको एसेट एलोकेशन बदलने की इच्छा है, तो कुछ लोग कहते हैं मुझे तो तुम ऐसा एसेट एलोकेशन दे दो सब में बराबर कर दो, इसमें भी इसमें भी इसमें भी। ये भी एक रूल है, कुछ लोग करते हैं और उसका फायदा भी होता है। फायदा क्या होता है इस तरह के एलोकेशन कर देने से, कि मान लो उनको हर साल किसी एक साल कोई तो अच्छा चलता है, वो कहते हैं यार इस साल ये और ये नहीं चला, ये चल गया, अगले साल ये नहीं चला, ये चल गया, और उसके बाद साल ये नहीं चला लेकिन ये चल गया और ये भी नहीं चला। तो उसको एवरेज मिला के बैंक से बेटर रिटर्न या एफडी के बराबर रिटर्न आ जाता है, कभी कभी ज्यादा भी आ जाता है, और जब इक्विटी चल जाती है अच्छी खासी तो इसको ज्यादा भी आ जाता है। तो पूरे 10 साल की अगर एवरेज निकालेंगे तो ये खुश रहता है 10 ईयर्स में। तो ऐसे भी लोग हैं जो 33 वाले में जाना चाहते हैं और इस तरह के भी एलोकेशन कर लेते हैं। अब देखिए इस तरह के एलोकेशन का फायदा क्या हुआ। इस तरह के एलोकेशन का अगर हम इक्वल रेशियो में देखें तो इक्विटी ने 0 रिटर्न दिया, तब भी ये पॉजिटिव रिटर्न आ गया। इसमें कुछ रिटर्न नहीं आया लेकिन तब भी इसका टोटल रिटर्न पॉजिटिव आ गया। तो खैर, व्हाट इज द बेसिक ह्यूमन बिहेवियर विच स्टॉप अस फ्रॉम एसेट एलोकेशन? हमें कौन रोकता है एसेट एलोकेशन करने से? क्यों नहीं हम कर सकते हैं? क्यों नहीं हम अपने जीवन में अपने सभी एसेट्स के साथ थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं? जब हमें पता है कि यार कभी ये चलता है, कभी ये चलता है, कभी ये चलता है, तो हम क्यों नहीं रुक पाते? तो यहाँ पे जो बेसिक बात मैंने बताई, पीपल लव इट ड्यूरिंग द फॉलिंग मार्केट। जब बाजार गिर रहा होता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है कि चलो अच्छा है मैंने इक्विटी में कम लगाया था, बट हेट इट ड्यूरिंग द राइजिंग मार्केट। जब बाजार चलने लगता है तो उनको लगता है अरे मैंने इक्विटी में 5% क्यों डाला, 20% क्यों डाला, साला इसमें तो और बढ़ा देना चाहिए। तो आदमी जो ये फ्लिकरिंग नेचर के कारण उनको नहीं स्टिक कर पाते।
वी हैव ए वेरी बेसिक नेचर ऑफ शिफ्टिंग टू फास्टर, क्योंकि हमारे ह्यूमन का नेचर है सर, इसको कोई रोबोट वोबोट कोई ठीक नहीं कर पाएगा, ये ह्यूमन इंसान है। और इसीलिए हम जैसे लोग बने हैं जो आपको बीच बीच में इत्मीनान देते रहते हैं, पढ़ाते रहते हैं, समझाते रहते हैं, आपको कई तरह से रिक्वेस्ट करते रहते हैं, चाहे उसको हम एजुकेशन फॉर्मेट में लाएं, चाहे आपको अलग अलग चीज़ों की स्टोरी दिखा के समझाएं। तो ये हमारा काम है दोस्तों। लेकिन हमें पता है कि हमारी जो ऑडियंस है वो नहीं रुकेगी क्यू में, उसको क्यू तोड़ने की आदत है। और देखिए ये जो नेचर है ना, आप हम अगर आज एयरपोर्ट का अगर ये सीन है, मान लो आप इधर की सीन देखिएगा ये वाली, अगर एयरपोर्ट की ये सीन है, आप अगर यहाँ पे लाइन में लगेंगे इस वाले में, आपको ये वाली लाइन जल्दी दिख रही है जाती, तो आप फटाक से कूद के यहाँ आ जाएंगे। फिर ये लाइन अगर यहाँ रुक गई किसी कारण से और ये आदमी लंच करने चला गया या ये खत्म हो गया, तो अब ये लाइन रुक गई और ये लाइन छोटी हो जाएगी। तो जैसे ये लाइन छोटी होगी, यहाँ से कूद के आप इसमें आ जाएंगे। अंततः आपको पता लगा कि जिस लाइन में आप यहाँ पे आए थे, एकदम यहाँ आए थे और ये वाला आदमी उठ के चला गया और ये काउंटर बंद हो गया। बस आप इसके बाद तो ये सारी लाइन आपकी चली गई और आप बहुत पीछे पड़ गए। तो अल्टीमेटली ऐसा भी होता है। तो रूल ऑफ द लाइफ ये है कि कभी भी क्यू में आप एक जगह खड़े हो, ये स्टिक रहिए उस क्यू में। आप लोग को शायद ये बात लाइफ की प्रैक्टिकल सिचुएशन में भी पता होगी कि जब आप स्टिक रहते हैं एक क्यू में, तो वो क्यू आपकी आती है नंबर से, ठीक है, सबका नंबर आता है। So ultimately that is one way of looking. So we tend to choose the faster lane. So this is the reason why you ask कि why people fail. तो human behavior है हमारा जो हमें fail कर देता है। और right way to allocate क्या है, वो हम आपको आज दिखाने वाले हैं। ये है right way of asset allocation. जब asset allocation करने में या तो आप अलग अलग क्यू में लगिए और आप अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स करिए, और या फिर आप किसी म्यूचुअल फंड को दे दीजिए, और म्यूचुअल फंड को दे दीजिए, वो खुद अपने अलग अलग एसेट्स में डिफाइन कर लेगा और आप उस सिंगल क्यू में अपने आप को लगा दीजिए। तो इसके साथ हम अब जंप करते हैं अपने टॉपिक 2 पे कि राइट वे टू एसेट एलोकेशन क्या है। तो एसेट एलोकेशन खुद भी किया जा सकता है इन सारी बिहेवियर्स को मैनेज करके, जो मैनेजमेंट मैंने अभी अभी आपको दिखाई और आपको बताया। आप कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं ऐसे ह्यूमन बिहेवियर से नहीं गुजरूंगा, मैं अपने आप को ठीक रखूंगा और अपने आप को मैनेज रखूंगा। तो ऐसे सिचुएशंस में अगर आप आज तय करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हम आपको यहाँ पे बताएंगे कि कौन सी इक्विटी अच्छी है, कौन सा डेट अच्छा है, कौन सा हाइब्रिड अच्छा है, गोल्ड अच्छा है। लेकिन अगर आपको कहीं भी आपको दिक्कत होती है, तो म्यूचुअल फंड्स एक बड़ी मज़ेदार आप पेश करता है। वो कहता है कि सीधा मेरे लाइन में लगो, मुझे दे दो पैसे, तुम मत ये सब करो, मैं तुम्हें डेट इक्विटी और इस रेशियो में ले जाऊंगा। और हम वही देखने वाले हैं कि वो कैसे ले जाते हैं, क्या क्या ट्रिक लगाते हैं और कैसे कैसे बताते हैं। सो एडवांटेज ऑफ गोइंग थ्रू म्यूचुअल फंड सबसे बड़ी क्या है? सबसे बड़ा एडवांटेज है कोई स्विचिंग का चार्ज नहीं लगेगा। अब सोचो, अगर आपने पैसे इनको दे दिए हैं, इनको इक्विटी, डेट, गोल्ड और इनमें ले जाना है, ये है फंड, तो आपने इसको 100 रुपये दे दिया, तो ये 100 रुपये जो है ये अपने हिसाब से यहाँ ले जाएगा। और जब इसको यहाँ से यहाँ बदलना होगा या यहाँ से यहाँ जाना होगा, तो ये इंटरनल फंड के अंदर स्विचिंग होगी। तो आपका तो ये फंड है ना जिसका नाम XYZ फंड होगा, जिसको आपने पैसा दिया है, और वो फंड जो अंदर अंदर स्विचिंग और चेंजेस करता है, उसके लिए उसको कोई इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता और ना उसको कोई लोड और चार्जेस देने पड़ते हैं। आप अगर करते तो आपके लिए बाहर करते खुद, तो मान लो 3 महीने में ही आपको इक्विटी बेच के कहीं डेट में जाना पड़ता या डेट में से कुछ हटा के इक्विटी में लाना पड़ता, तो आप ये रीबैलेंसिंग नहीं कर पाते। करते भी तो बहुत खर्चीला पड़ जाता, सारे शॉर्ट टर्म टैक्स आ जाते। तो नो टैक्सेशन, नो शॉर्ट टर्म सेल और स्विच, कैन हैव टैक्स एफिशिएंट रिटर्न्स। टैक्स एफिशिएंट रिटर्न मतलब हमारे देश में 2 तरह के एसेट एलोकेशन हो सकते हैं। एक हो सकता है हाई, यानी 65% से ज़्यादा इक्विटी, मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए। एक हो सकता है 65% से ज़्यादा इक्विटी और एक हो सकता है 65% से कम इक्विटी। तो जो 65% से ज़्यादा इक्विटी वाला प्रोडक्ट हो सकता है, उस केस में आपको सरकार 1 साल के होल्डिंग के बाद लॉन्ग टर्म इंडेक्सेशन बेनिफिट देती है, यानी आप उसमें कैपिटल गेन में आ जाते हैं 1 साल की होल्डिंग में। और अगर 65% से कम होल्डिंग है इक्विटी की, उस एसेट एलोकेशन में, मान लो आपने ईडी और जो म्यूचुअल फंड है ईडी और गोल्ड पे लगाता है, इसमें 65 रखता है और इसमें बाकी में 20 और यहाँ 15 रखता है। तो ये जो इसका रेशियो है, ये वाला फंड जो है 1 ईयर में
लॉन्ग टर्म में काउंट होगा इसकी गेन। तो बहुत अच्छा टैक्सेशन मिल गया आपको, है ना। बैंक एफडी से तो बेटर मिल गया। तो बहुत सारे लोग बैंक एफडी को बजाय इस तरह के फंड में लेते हैं, जहाँ पे उनको एलोकेशन के कारण सेफ्टी मिल गई और साथ में टैक्स का एडवांटेज मिल गया, और इसे ये लोग हम लोग हाइब्रिड इक्विटी हाइब्रिड फंड कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इक्विटी हाइब्रिड फंड। नाउ अगर हम इसी के बदले दूसरी वाले में चाहें तो इक्विटी हाइब्रिड फंड के साथ साथ दूसरा हो सकता है, ये 65 की बजाय 30 है, ये 30 है, 30-60 और ये 40 है मान लो। तो ऐसे सिचुएशन में ये 3 इयर्स जब रुकेंगे आप, 3 साल, तब जाके आपका कैपिटल गेन में आएगा। लेकिन आएगा, उसके बाद भी आएगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि टैक्स एफिशिएंट रिटर्न है, चाहे वो इक्विटी वाली हो चाहे नॉन इक्विटी वाली, यानी इक्विटी कम हो या इक्विटी ज्यादा हो, दोनों ही सूरत में आपको फंड पहचानने आना चाहिए। नाउ जब भी आप एसेट एलोकेशन फंड्स लेते हैं तो एसेट एलोकेशन फंड स्टाइल के हिसाब से दो तरह के होते हैं, एक को कहते हैं डायनामिक और एक को कहते हैं फिक्स्ड। जो डायनामिक एसेट एलोकेशन होता है वो बदलता रहता है, यानी वो कभी खुद 65 से 30 आ जाता है, 30 से फिर 40 आ जाता है, 40 से 70 चला जाता है। उसके पास स्कोप होता है बदलते रहने का, और वो इसलिए बदलता है, उसके पास नॉलेज है। वो कहता है यार मैं जानता हूँ कि कब डेट रहना है, कब इक्विटी रहना है, कितना रहना है। तो ये आप आपसे नहीं पूछता है, आप तो बस इसको दे देते हो कि भाई तेरे को जो एसेट सही लगे वो लगा दो, ठीक है ना। तो यहाँ पे वो आपकी रिस्क प्रोफाइल उफाइल नहीं जानता, वो नहीं जानता कि आपको थंब रूल क्या है, वो ये भी नहीं जानता कि आपको 90 इक्विटी चाहिए कि 10 इक्विटी चाहिए। वो कहता है तुमने मुझे पैसा दिया है ना, मैं एसेट एलोकेशन को डायनेमिकली देखूंगा, और वो मार्केट के हिसाब से जब उसे लगता है इक्विटी सस्ती है वो इक्विटी बढ़ा देता है, जब उसे लगता है इक्विटी महंगी है वो इक्विटी घटा देता है, जब उसे लगता है गोल्ड का अच्छा समय है वो गोल्ड खरीद लेता है, जब उसे लगता है गोल्ड का खराब समय है वो गोल्ड बेच देता है। वो टोटल पोर्टफोलियो आप तक पेश करता है और आपको दिखाता है। तो दोस्तों इस तरह के स्टाइल को हम लोग डायनामिक एसेट एलोकेशन कहते हैं, और उसका एक नमूना आप लोगों को जरूर दिखाना चाहूंगा ताकि आपको समझ आए कि हाँ किसे कहते हैं डायनामिक और क्या होता है। सो जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ आईसीआईसीआई का प्रूडेंशियल बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। तो अगर हम बैलेंस एडवांटेज फंड देखें तो ये एक बहुत अच्छा नमूना है इसका डायनामिक एसेट एलोकेशन का। तो ज़रा इसकी एक झलक देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि क्या है। ये जो फंड है ये अपने आप को बदलता और बदलता रहता है अपने एलोकेशन में। तो अभी करंट एलोकेशन देखिए इनकी क्या है। इक्विटी में कितना है? 67% है, और डेट में कितना है? 26.2 है, कैश में अभी इनके पास 6.1 है। अगर आप इसे अप्रैल में देख रहे होते या मार्च में आप इसे देखते तो मार्च के महीने में दोस्तों जिनके पास भी ये रिकॉर्ड होगा वो कहीं निकाल के देखें, ये 33% था इक्विटी। तो यानी इन्होंने 3 महीने में इक्विटी बढ़ाते चले गए और यहाँ तक आ गए, क्योंकि इनको इक्विटी सस्ती लग रही थी और स्टॉक्स चीपर लग रहे थे, तो इन्होंने इक्विटी बढ़ा दिया और डेट घटा लिया। तो ये इनके पास एक फार्मूला है, और ये फार्मूला ये पी रेशियो का फार्मूला है इनका कि इस लेवल ऑफ पी होगी तो मैं खरीदूंगा, इस लेवल ऑफ पी होगी तो बेचूंगा, और इनके अपने और भी पी पीवी फार्मूले से ये अपना काम करते हैं। चलिए जो भी इनका स्टाइल है, जिसके तरीके से ये काम करते हैं, उसका नतीजा ये निकला कि भाई इन्होंने डेट में भी अपनी होल्डिंग्स बढ़ाई, अपनी रखी हुई हैं, और अपनी होल्डिंग्स इक्विटी में भी रखी हुई हैं। तो ये इनके इक्विटी होल्डिंग्स हैं और ये इनके डेट होल्डिंग्स हैं जो ऊपर आपको दिख रहा है। लेकिन सब मिलाकर के इनका टोटल बंटवारा 2 एसेट में है, इक्विटी और डेट के बीच में। तो इस तरह के एग्जाम्पल को हम डायनामिक कहते हैं। लेकिन अगर हम यही दूसरी जगह दूसरी तरफ आपका ये एक लेके आते हैं HDFC इक्विटी सेविंग्स, तो हम ये देखते हैं जो डायनामिक नहीं है, मतलब नॉन डायनामिक एसेट है। तो जो नॉन डायनामिक होता है वो क्या करता है, वो देखिए इनके पास कैश एंड इक्विवेलेंट कितना है? 50%। इक्विटी कितना है? सिर्फ 38%। अब ये बाजार नीचे चली गई है, सस्ती है, लेकिन इनको नहीं जाना है एक लेवल के ऊपर इक्विटी, ये रिस्क नहीं ले सकते, तो ये नहीं लेंगे, इन्होंने अपने आप को सीमित कर रखा है। तो बाजार सस्ती हो, बाजार महंगी हो, ये इक्विटी के अंदर चेंजेस करेंगे, लेकिन ये टोटल इक्विटी जो है इनका 38% पे ही इक्विटी पड़ा हुआ है।
तो यहाँ पे क्या हुआ, एक तो टैक्सेशन में ये इनकम टैक्स में 1 ईयर में कैपिटल गेन में नहीं आएंगे, ये 3 इयर्स में कैपिटल गेन में आएंगे। तो यहाँ इनके पास डेट ज्यादा है, तो क्या होता, फॉलिंग मार्केट में, राइजिंग मार्केट में अब ये फंड कम रिटर्न देगा क्योंकि इक्विटी बहुत कम है इसके पास, लेकिन अब फॉलिंग मार्केट में इस फंड ने काफी अच्छा सेफ्टी दिया होगा क्योंकि इसके पास गिरने को था ही नहीं ज्यादा। तो जब इसकी फॉल आई होगी तो ये बाकियों के मुकाबले कम गिरा होगा, और जब राइज आई तो बाकियों के मुकाबले कम राइज किया होगा, लेकिन ये सेफ्टी पैटर्न पे अपने आप को उत्तीर्ण मानता है। तो 10 ईयर का देखिए इसका रिटर्न क्या है, 7.77, 10 ईयर रिटर्न 7। तो एक बैंक एफडी की तरह आपको ये रिटर्न प्रोवाइड करा रहा है। चलिए, तो ये था आपका बेसिक एसेट एलोकेशन। नाउ कस्टमर वर्सेस फंड की अगर हम बात करें, those who are confident about asset classification is looking for a positive return in few good years will choose fixed asset allocation। तो जो मैंने आपको एचडीएफसी वाला दिखाया, एचडीएफसी सेविंग्स फंड टाइप का, वो लोग जाते हैं जिनको लगता है कि मुझे बस पॉजिटिव रिटर्न चाहिए, मुझे पॉजिटिव रिटर्न चाहिए, कुछ हो जाए घाटा ना हो यार बस। ऐसे लोग जो बोलते हैं, ऐसी शब्द जब आप किसी के सामने रखते हो तो वो आपको फिक्स्ड एसेट एलोकेशन दे देता है, कहता है यार ठीक है, इनको कोई किक नहीं चाहिए, इनको कोई स्मार्टनेस नहीं चाहिए कि कभी ये एसेट बढ़ा दें कभी ये एसेट घटा दें, इनको तो बस सिंपल सा चाहिए कि भाई बांट दो सब में, कभी तो कोई चलेगा, कभी ये चलेगा कभी वो चलेगा, कुछ तो चलेगा। तो ये ऐसे लोग जो होते हैं ये बड़े आराम से खुश रहते हैं उस 7% 8% में। और जो दूसरा होता है कहता है नहीं, ऐसा क्यों है, जो लाइन जल्दी भाग रही है मुझे उस लाइन में ले चलो बस, और तुम समझदार हो, तुम बताओ कौन सी लाइन अच्छी है। तो फंड मैनेजर से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि फंड मैनेजर उनको सही लाइन में हमेशा एक्सपोजर बढ़ा दे, उसे हम बैलेंस एडवांटेज या डायनामिक एसेट एलोकेशन कहते हैं। तो ये दोनों डेफिनेशन आप समझ गए, इक्विटी सेविंग्स फिक्स्ड एसेट एलोकेशन या डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड्स को हम लोग यहाँ देखते हैं। नाउ लेट्स वॉच द कैटेगरी। चला इस कैटेगरी को देखते हैं जहाँ मल्टी एसेट्स होते हैं, जहाँ मल्टीपल एसेट्स पे लोग लगा के रखते हैं, तो उस कैटेगरी में रिटर्न्स क्या आया। तो मैं जरा उस कैटेगरी को एक बार वॉच कर लूं और आप लोग को दिखा दूं तो समझ आएगा आपको भी कि उसका इतिहास क्या रहा। तो देखिए, जो अगर हम 10 इयर्स रिटर्न पे फिल्टर करते हैं, हम 10 साल का रिटर्न लेते हैं, तो 10 इयर्स रिटर्न में कैटेगरी रिटर्न है हमारा दिस वन, ये एचडीएफसी मल्टी एसेट एलोकेशन, ये वाला जो लास्ट लाइन, ये सॉरी नॉट लास्ट लाइन, दिस वन, ये देखिए, ये मैंने हाईलाइट किया है दोस्तों। ये हाइब्रिड मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में अगर आप अभी वन डे, एक दिन को छोड़ दीजिए, इस एक दिन को तो छोड़ दीजिए, और अदरवाइज आप देखें तो आपके हर कैटेगरी में 1 ईयर में ये 1.59 पॉजिटिव है, 3 इयर्स में पॉजिटिव है, 5 इयर्स में पॉजिटिव है, 10 इयर्स में पॉजिटिव है, लेकिन पॉजिटिव है कितना, 6 to 6.92। तो यानी अगर हम डायनामिकली एसेट एलोकेट नहीं करते हैं, अगर हम डायनामिक एक्शंस उसके ऊपर नहीं लेते हैं, तो मुश्किल होता है आपको रिटर्न कमाना। मतलब आप स्टेबिलिटी, आपकी जो रिटर्न है वो यहीं पर रह जाती है। तो डेट और इक्विटी दोनों मिला के भी 6.92 दे पाए हैं 10 इयर्स में। बट इस आदमी को क्या मिला, इस आदमी को, जो लोग भी इसमें लगाए होंगे इस कैटेगरी में, उनको क्या मिला, ओवरऑल नेगेटिव का मुंह नहीं देखना पड़ा, हमेशा पॉजिटिव रिटर्न्स देखने को मिली, स्टेबल स्टडी ग्रोथ मिली। सो दैट इज समथिंग फॉर विच पीपल इन्वेस्ट इन सच फंड्स। ये लोग बॉदर्ड नहीं होना चाहते हैं, ठीक है। तो ये था आपका कैटेगरी रिटर्न। चलिए, अब हम आते हैं व्हाट्स द ट्रिक ऑफ एसेट एलोकेशन। तो थोड़ा इसमें अच्छा ट्रिक क्या लगाया जा सकता था, अगर मैं वो 6% भी नहीं चाहता और मैं चाहता हूँ डायनामिकली मेरा एसेट भी बहुत एग्रेसिव मैनेज ना हो, लेकिन मेरा रिटर्न अच्छा है, मेरा प्रोडक्ट अच्छा है, और मैं खुद करता तो क्या करता। तो मैं देखता हूँ कि एसेट एलोकेशन को, एसेट वर्ड को छोड़ देते हैं, किसी भी चीज में एलोकेशन की स्मार्टनेस क्या होती है। तो अगर स्कूल के एग्जाम में जाएंगे तो हम फोकस करेंगे 3 टॉप सब्जेक्ट में, ताकि हायर स्कोर एवरेज ठीक हो जाए, है ना। क्योंकि सब पढ़, मैं पता लगा कि सभी पढ़ने के चक्कर में मेरा कहीं टोटल स्कोर खराब ना जाए। तो बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो टॉप 3-4 सब्जेक्ट्स में तो बहुत हाई स्कोरिंग करते हैं, जिसके चलते वो 90s में अपना स्कोर ले आते हैं। 1-2 खराब सब्जेक्ट में बहुत साल नहीं बिताते। कुछ लोग रियल स्टेट में ये काम करते हैं कि वो डिफरेंट लोकेशन, वेदर, सिस्मिक स्केल, पॉपुलेशन, रेसिडेंशियल, रॉ एग्री, मतलब इस तरह की जगहों पे पैसा लगाते हैं। और जब वो पैसा लगाते हैं उस तरह की जगहों पे, तो उसमें अकॉर्डिंगली डिवाइड कर देते हैं। देखते हैं कि मेरा, जैसे एग्जांपल उनको लगता है लखनऊ में डाल दिया
तो अगला पैसा फिर हैदराबाद में नहीं डालेंगे। लखनऊ हैदराबाद का सेम सिस्मिक स्केल है, तो वो क्या करेंगे, दूसरे जगह जाएंगे जहाँ पे थोड़ा, जैसे गोवा पे चले जाएंगे, तो कभी सी पे जाएंगे, कभी पहाड़ पे जाएंगे। तो जो डाइवर्सिफाई करता है अपनी पोर्टफोलियो को रियल स्टेट में, वो इस तरह से करता है। कम पॉपुलेशन वाले सिटी में कभी जाएंगे, कभी हाई पॉपुलेशन सिटी में जाएंगे। स्टॉक के अंदर अगर आप देखेंगे तो हम क्या कर लेंगे, उसी तरह कभी सेक्टर में जाएंगे, बैंकिंग में जाएंगे, फार्मा में जाएंगे, सीमेंट में जाएंगे, ईयर आफ्टर ईयर चेंजेस करते रहेंगे। बिजनेस के धंधे में भी हम क्या करते हैं, जो धंधा हमें लगता है कि स्टेबल हो गया, चलो दूसरे में डाइवर्सिफाई कर लेते हैं थोड़ा सा। तो हम अलग अलग, तो फिर दूसरा धंधा भी हम उसी उसी काम का थोड़ी करेंगे, हम कुछ ऐसा करेंगे जो एक दूसरे से लिंक्ड ना हो। जैसे मान लो जो फ्रिज और एसी बेचता है, उसका सीजनल बिजनेस है, साल में 6 महीना उसको ठंडा रखना पड़ता है। तो फ्रिज और एसी वाला धंधा हमेशा दूसरा वाला धंधा मिठाई का करेगा, होटल का करेगा, या कपड़े का करेगा। तो उसका जो डाइवर्सिफिकेशन होगा वो उस तरह का होगा जो नॉन सीजनल हो, ताकि वो दोनों सीजन में बैठ के धंधा कमा पाए। तो चलो, तो दोस्तों इस तरह व्हाट्स द ट्रिक ऑफ एसेट एलोकेशन, ये ट्रिक आपको समझ आ गया कि नो नॉन कोरिलेटेड एलोकेशन होना चाहिए। जब भी हम ए बी सी में बांटे, यानी एसेट ए, एसेट बी, एसेट सी, और जितने भी बांटे एसेट, ये एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होनी चाहिए। यानी ऐसा ना हो कि जब गिरा तो सारे गिर जाएं, ऐसा ना हो। अगर ऐसा कुछ हो कि जब ए गिर रहा है तो उसी वक्त में जो बी है वो बढ़ रहा है, और जो सी है वो मान लो थोड़ा सा ठंडा है, लेकिन डी थोड़ा सा ऊपर है। तो ये अलग अलग अगर हमारा नॉन कोरिलेटेड होगा तो कोई ना कोई एसेट का तो डिमांड होगा साल में। ऐसा तो हो नहीं सकता कि पूरी दुनिया में किसी चीज की डिमांड ना हो। उसको रिसेशन कहते हैं। वो रिसेशन वाले पीरियड हटा दीजिए, जब ग्लोबल रिसेशन होगा, एक आध 2 साल ऐसे जिंदगी में आएंगे हमारे हर बार 10 साल में, जिसमें हमें ग्लोब में कुछ भी नहीं चल रहा होगा। लेकिन फिलहाल वैसे दिन को अगर हम बाहर कर दें अपने कैलेंडर से, तो कभी ये चल रहा होगा, कभी ये चल रहा होगा, कभी ये चल रहा होगा, कभी ये चल रहा होगा। तो हमें नॉन कोरिलेटेड एसेट में अगर एलोकेट कर दिए तो समझ लो हमारा बढ़िया धंधा हो गया। तो आज मैं देखता हूं कि कौन कौन से मल्टी एसेट प्रोपोजिशंस आ सकते हैं आपके पास। तो सबसे पहले आपके पास क्या आ सकता है, जैसा मैंने कहा, गोल्ड, इक्विटी और फिक्स्ड इनकम। अब देखिए, गोल्ड और इक्विटी क्या कभी एक दूसरे से रिलेटेड है? बिल्कुल नहीं, ये दोनों नॉन कोरिलेटेड है। नॉन कोरिलेटेड मतलब इन दोनों का रिश्ता विपरीत चलता है। तो अब एक प्रॉब्लम ये भी आ सकती है कि जब इक्विटी बढ़ रहा है और गोल्ड गिर रहा है तो हम खिंच के वहीं आ गए जीरो पे। तो हमेशा ये दोनों एसेट बड़ी गड़बड़ी पैदा करती है। अगर हमने गोल्ड में कमा लिया और इक्विटी में गंवा दिया, कभी इक्विटी में कमा लिया तो गोल्ड में गंवा दिया, तो यहाँ जीरो आ जाता है, न्यूट्रलाइज फैक्टर हो जाता है। तो यहाँ पे क्या करना होता है, गोल्ड का वेटेज एक ऐसा रखना होता है जो, मान लो एग्जाम्पल 10% गोल्ड रखा और 40 इक्विटी रखा। तो गोल्ड जब आती है तेजी, या जब भी रिवर्सल ट्रेंड होता है, तो बहुत हाई रिवर्सल ट्रेंड होता है, बहुत स्टीप रिवर्सल ट्रेंड होता है, तो वो उसी समय अपने लो वेटेज पे भी काम कर जाती है। खैर, ये सब बातें आपको नहीं सोचनी है, क्योंकि मैं तो बताने जा रहा हूं कि फंड मैनेजर के थ्रू हम देने जा रहे हैं अगर पैसा, तो क्या करेंगे। अगर आपको सोचनी पड़ेगी तो आपको और थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा कि गोल्ड में कितना परसेंटेज हो, इक्विटी में कितना परसेंटेज हो। बट फिलहाल चलिए, मेरे पास गोल्ड है, इक्विटी है और फिक्स्ड इनकम है, यही तो है ना, 3 एसेट क्लास। फिजिकल एसेट क्लास की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ फाइनेंशियल एसेट क्लास की बात कर रहे हैं। तो चलिए, गोल्ड में आए तो गोल्ड में क्या क्या ऑप्शन है, क्या क्या खरीदा जा सकता है। भाई, गोल्ड में ईटीएफ खरीदा जा सकता है, या फंड ऑफ फंड होता है गोल्ड का। तो और कच्चा सोना खरीद के तो हम रखेंगे नहीं एसेट एलोकेशन, क्योंकि वो ट्रेडिंग थोड़ा मुश्किल होगी। तो हम क्या करेंगे, गोल्ड का ईटीएफ खरीद लेंगे या एफओएफ खरीद लेंगे। इक्विटी में क्या खरीद लेंगे, इक्विटी में मेरे पास फर्दर ऑप्शन है, मैं डोमेस्टिक खरीदूंगा, इंटरनेशनल। पहले तो खाली डोमेस्टिक ही होता था ना दोस्तों, अब तो हमारे पास नैस्डैक और एसएनपी और गूगल सब खरीदने का ऑप्शन है। आप लोग को पता होगा, मोतीलाल ओसवाल का नैस्डैक फंड हमने दिखाया था, यूएस इक्विटी अपॉर्चुनिटी दिखाई थी आपको, उसके फ्रैंकलिन टेम्पल्टन की, ये सब बातें हम अपने सेशंस में कर चुके हैं पहले। तो हमारे पास आज इक्विटी में 2 ऑप्शन है, डोमेस्टिक और, तो आपको क्या लग रहा है, ये दोनों कोरिलेटेड है? बिल्कुल नहीं, ये दोनों भी नॉन कोरिलेटेड हैं। एक्चुअली क्या होता है, अक्सर देखा जाता है कि जब इंडिया खराब कर रहा होता है तो यूएस अच्छा कर रहा होता है, या फिर डॉलर भाग रही होती है रुपए के अगेंस्ट में, तो नैस्डैक में अच्छी रिटर्न आ जाएगी आपको। तो अगर आपका डोमेस्टिकली कुछ लॉस होता है, कहीं कुछ खराब होता है, तो इंटरनेशनली आप मेकअप कर लेते हो। तो आपको थोड़े डॉलर में और थोड़े रुपए में, दोनों में इन्वेस्ट करना चाहिए। सो दैट इज ऑल्सो अ गुड एडवाइस। सो दैट इज वन। एंड फाइनली, फिक्स्ड इनकम में क्या होता है, अगर हम फिक्स्ड इनकम में भी जाएं तो हमको बॉन्ड भी है, डिवेंचर भी है। डिवेंचर के बाद गवर्नमेंट की सिक्योरिटी भी है और प्राइवेट लोगों की बॉन्ड भी है।
ये सब अलग अलग को रिलेटेड है। जैसे आज गवर्नमेंट के सिक्योरिटी का ये हाल है कि वो यहाँ पे ट्रेड हो रहा है, 100 रुपए का 120 130 रुपए का मिल रहा है बाजार में। और इसी तरह अगर हम प्राइवेट लोगों की बॉन्ड की बात करें तो वो 100 रुपए की 90 रुपए की भी नहीं मिल रही है, मतलब लेने को कोई तैयार है। तो यहाँ पे ये डाउन है लेकिन ये अप है। तो बॉन्ड में भी अगर हम या फिक्स्ड इनकम में भी थोड़ा सा गवर्नमेंट और इसके बीच में बंटवारा कर लें तो ये एक सही एसेट हो जाता है। जब इन चीज़ों को हम नॉन कोरिलेटेड एसेट को एक जगह रख देते हैं और एक जगह जमा करते हैं तो जो जो फंड बनेगा, जो एसेट एलोकेशन का स्टाइल बनेगा, वो फंड बड़ी अच्छी फंड बन सकती है दोस्तों। तो ऐसे बहुत सारे फंड्स बाजार में हैं और कुछ फंड्स बाजार में आ भी रहे हैं। इस मार्केट में इस सिनारियो पे बहुत सारी चीज़ें सस्ती हैं, जैसे डोमेस्टिक सस्ता है, इंटरनेशनल सस्ता है, गोल्ड तो नहीं सस्ता है लेकिन फिर भी परचेजेबल रेट्स पे हैं। फिक्स्ड इनकम में भी बहुत सारे बॉन्ड्स हैं जो सस्ते पे मिल रहे हैं। तो अगर ऐसे में कोई आदमी एसेट एलोकेशन फंड बनाए तो उसको हमें प्रमोट करना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों मोतीलाल ओसवाल का ऐसा एक फंड आ रहा है। मैं इस वेबिनार का ये अपॉर्चुनिटी भी ले लेता हूँ कि आप लोगों को बता दूं। अदरवाइज हमारे पास मल्टी एसेट्स पहले से भी हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि आपको यही लेना चाहिए, लेकिन अभी ये नया एनएफओ, इसको पोजीशन बनाना बहुत आसान है। और सबसे बड़ी बात है कि जो पुराने हमारे पास मल्टी एसेट्स हैं जितने, उनमें इंटरनेशनल नहीं है, उसमें इंटरनेशनल नहीं था। तो इस वाले में हमें क्या है, इंटरनेशनल इक्विटी भी मिल रही है, मुझे गोल्ड भी मिल रहा है, मुझे डोमेस्टिक भी मिल रहा है और मुझे फिक्स इनकम मिल रहा है, जिसमें वो सारा जीसेक डालने वाले हैं। डोमेस्टिक में उन्होंने कह दिया है कि वो लार्ज कैप फोकस रहेंगे, मतलब निफ्टी के अंदर जो स्टॉक है वही खरीदेंगे। इंटरनेशनल में कह दिया कि S&P 500 के इंडेक्स को ही खरीदेंगे, सीधा सीधी इंडेक्स खरीदेंगे S&P 500 का, और गोल्ड में ETF खरीदेंगे। उनके इस पूरे प्रोसेस के दौरान उन लोगों ने बोला है कि जो भी फंड का पैसा आएगा 100 रुपया, मैं इस तरह बांटूंगा। एलोकेशन आपको बता दिया जाएगा। बेसिकली एलोकेशंस के अंदर उनकी रेंज रहेगी, थोड़ी डायनामिकली इस एसेट्स को मैनेज किया जाएगा, जहां पे वो अपना दिमाग लगाएंगे। जब आपको विश्वास होता है कि कोई फंड मैनेजर ऐसा कर सकता है, वो सही चुनाव कर सकता है कि कितना इसमें और कितना इसमें और कब इसमें ज्यादा और कब इसमें कम, तो आप फिर उस फंड को पैसा दे देते हो। सो मल्टी एसेट फंड मोतीलाल ओसवाल का एनएफओ आ रहा है। आपको अगर पैसा देना हो तो इसी स्टोरी पे देना होगा। उनका ये कहना है कि लो स्कोरिंग मैच अगर रहेगी तो आपको बचना जरूरी है। यानी लो स्कोरिंग मैच का मतलब, अगर आपके लिए रिटर्न से ज़्यादा सेफ्टी इंपॉर्टेंट है और आपको ये ज़रूरी है कि रिटर्न भी बेंचमार्क को बीट करे, आपका जो नॉर्मल बैंक की एफडी है उससे ज़्यादा रिटर्न आए, इन्फ्लेशन को आप हरा पाओ, तो आपके लिए ज़रूरी है कि स्टीडली स्ट्राइक रोटेट होते रहे, ताकि बीच में बोल्ड ना हो जाओ, आउट ना हो जाओ। तो यही वाली स्टोरी को मोतीलाल ओसवाल प्रेजेंट कर रहे हैं। उनका कहना है कि मेरे लिए रन मैटर करता है, भले मैं 150 ले लूँ, लेकिन मैं आपको धीरे 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 कर रहा हूँ, मैं चौवा छक्का लगाने नहीं आ रहा हूँ। अगर आपको मेरे इस पे मतलब है और समझ आती है तो मोतीलाल ओसवाल मल्टी एसेट फंड को आप वजन दे सकते हो। एंड उनका ये लिखना है कि ड्यूरिंग अ लो स्कोरिंग टेस्ट मैच इन टफ कंडीशन, इफ यू कीप रोटेटिंग द स्ट्राइक यू विल स्कोर रन्स एंड विन द गेम। Similarly, Motilal Oswal Multi-Asset Allocation Fund will help you survive the tough conditions of equity markets and lackluster interest rates in fixed income markets. By keeping your scoreboard rotating with the help of diversified basket of four asset class, and help you stay in the game to achieve you. और ये सारे नॉन कोरिलेटेड होंगे। कैटेगरी जो इन्होंने बनाई है मॉडरेटली हाई कैटेगरी में ये फॉल करेगा ये फंड, और आपको इसमें इन्वेस्ट करने के लिए अपने हिसाब से देखना होगा ना। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो आजकल इन्वेस्ट करते हैं, तो ऑनलाइन का काफ़ी इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो उनको एक बार फिर से यहाँ पे बताना ज़रूरी है कि दोस्तों हमारे कोई भी फंड हो, चाहे ये मोतीलाल ओसवाल का एनएफओ 15 तारीख से खुलेगा, तब भी आप हमसे ये मांग सकते हैं। तो 15 को खुलेगा, आप हमें लिंक मांग सकते हैं फ़ोन करके, हम आपको लिंक भेज देंगे और आप उस लिंक को क्लिक करके इन्वेस्ट कर दीजिए। आप मेरे वेबसाइट के थ्रू लॉगिन अगर करते हैं तो आप खुद वेबसाइट से लॉगिन करके अपने स्कीम चुन के भी कर सकते हैं। आप मोबाइल एप्लीकेशन मेरा यूज़ करते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं खुद ही ऑनलाइन करके। तो दोस्तों इसकी तो हम लोग काफ़ी ट्रेनिंग पहले भी कर चुके हैं, वीडियोस आपको दिखा चुके हैं, फिर भी अभी हमारी कुछ वीडियोस रिलीज़ हो रही हैं, हाउ टू यूज़ द ऐप, हाउ टू यूज़ द वेबसाइट। तो हमारे यहाँ से हमारे सिस्टम, हमारे डिज़ाइनर्स आपको वो जब वीडियोज़ भेज देंगे तो उसका भी देख के आप और हेल्प ले सकते हैं। बट फिलहाल सबसे आसान यही है कि आप हमें फ़ोन कर दीजिए, हम आपको लिंक भेज देते हैं,
आप उस लिंक पे क्लिक करिए और पैसे लगा लीजिए। जो अमाउंट बोलेंगे उतने अमाउंट का लिंक हमारी टीम आपको भेज देगी। 5,000 रुपये मिनिमम होती है किसी भी इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में आने के लिए। तो एसेट एलोकेशन कैटेगरी अगर आपके पास नहीं है, मल्टी एसेट कैटेगरी जिसे हम कहते हैं, तो मल्टी एसेट में ये वाला यूनिक प्रोपोजिशन जिसमें इंटरनेशनल भी इंक्लूडेड है, गोल्ड भी इंक्लूडेड है, मैं चाहूँगा कि आप लोग उसका एक एक्सपोजर ज़रूर लें। और दोस्तों, इस तरह का मेल जाता है जब आप हमको लिंक बोलते हैं, तो देखिए ये आपके ईमेल पे परचेज करके ये जाता है। ये मैं पहचानने के लिए ये स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, ताकि जो लोग भी कभी फ़ोन करें, हेलो मुझे मेरा इन्वेस्टमेंट लिंक भेज दो, तो उसको इस तरह की लिंक भेज दी जाती है। और दोस्तों, हमारा वेबसाइट है infirupi.com, जिस पे जाके आप यहाँ माई अकाउंट्स में जाएंगे और आपको लॉगिन करना बिल्कुल आसान है। अगर आप लॉगिन में कोई भी पासवर्ड भूल जाएं, कोई दिक्कत हो जाए, तो वहाँ फॉरगेट पासवर्ड है, अदरवाइज यहाँ पे देखिए हेल्पलाइन में मेरा नंबर है। एक और चीज़ आप लोग से गुजारिश करूंगा, हमारे वेबसाइट पे एक सेक्शन है एकेडमी। अगर आप लोगों ने इस सेक्शन को नहीं देखा है, तो जितनी भी हम ये पढ़ाई करते हैं और भी बहुत अच्छी अच्छी आर्टिकल्स, चीज़ें, वीडियो, सपोर्टिंग एलिमेंट्स इस एकेडमी पे उपलब्ध है। इसको पढ़िए, उस पर कमेंट्स लिखिए, उस पर हमसे कुछ सवाल जवाब पूछिए। यहाँ पे सारी कम्युनिटी फोरम पे क्वेश्चन आंसर चलते हैं। तो ये एकेडमी एक बड़ी अच्छी अट्रैक्टिव चीज़ है, प्लीज़ इस पर थोड़ा सा समय बिताइए कभी भी फ्री टाइम में, और अपने दोस्तों को भी रेफर करिए, अपने किसी खास मित्रों को बताइए। तो ये हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल मैटर और सब्जेक्ट हो सकता है। हमारी टीम आपसे संपर्क में बनी हुई है, लगातार हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से हम आपके सर्विस फैक्टर में और किसी चीज़ में कमी ना आए। चाहे हम घर से काम करें, चाहे हम ऑफलाइन करें, हम अपने जीवन को सामान्य बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और आप लोगों का जो सहयोग मिला है, जो थैंक्स थैंक्स फॉर दैट, कि आप सबने बड़े कोऑपरेटिव वे में, जैसे ये संडे का वेबिनार ही है, अक्सर बहुत सारे लोग अपने काम छोड़ के 1 घंटा हमें ये दे देते हैं। तो इसके लिए तो बहुत तहे दिल से धन्यवाद है, क्योंकि ये मोटिवेशन अगर हमें नहीं मिलेगा तो हमारा ये कार्य आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो आप लोगों के ही इस मोटिवेशन से हम लोग आज इतना तो कर पाए हैं कि हफ्ते में 1 दिन तो हमारी दुकान सभी के लिए खुलती ही खुलती है, जिसे हम ई डिजिटल दुकान कह सकते हैं। तो दोस्तों, अब मैं इस सेशन को यहाँ एंड करता हूँ और आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आपके जो भी सवाल हों आप हमसे पूछें। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस स्कीम का इन्वेस्टमेंट 15 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। उसके लिए किसी को कॉल करना हो तो ये स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, ये नंबर आपके पास सेव्ड होना चाहिए, या ईमेल कर दीजिए इस पे, तो आपको आ जाएगा। और अदरवाइज सबसे आसान तरीका तो यही है कि आप वेबसाइट पे जाइए infirupi.com, यहाँ सब कुछ है, हेल्पलाइन नंबर है। अकेडमी के अंदर भी आप टिकट रेज कर सकते हैं, अकेडमी के अंदर भी आप पढ़ते हुए कुछ लिखना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, तो आप उसको क्लिक कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके साथ मैं इसको एंड करता हूँ और देखता हूँ कि कुछ सवाल अगर कहीं किसी ने पोस्ट किए हैं तो मैं उसके जवाब देने की कोशिश करता हूँ। तो पहला सवाल हमारे पास इस चीज़ के लिए आया है कि व्हेन इन्वेस्टिंग इन रियल स्टेट शुड वन इन्वेस्ट इन रीट्स। देखिए, रीट एक एक्सचेंज बेस्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होता है रियल स्टेट के लिए। अभी वो इतना डेवलप नहीं है इंडिया में। तो जब तक अगर आप कोई चीज़ की डेवलप मार्केट नहीं हो, जहाँ बायर सेलर ना हो, जैसे एक्सचेंज है, आप कानपुर स्टॉक एक्सचेंज में जाओगे बेचने, इसलिए नहीं जाओगे ना क्योंकि कानपुर स्टॉक एक्सचेंज में जैसे ही जाओगे आपको घेर लिया जाएगा और आपके शेयर के भाव को इतना नीचे कर देंगे वो, कि ट्रेडर ही नहीं है वहाँ पे, कोई बायर ही नहीं है। तो आप ना बेचना चाहो बेच नहीं सकते हो, खरीदने जाओगे तो भाव बढ़ी हुई मिलेगी। तो इसीलिए एनएससी बीएससी फेमस एक्सचेंज है। उसी तरह जिस दिन ये मार्केट डेवलप हो जाएगी, जिस दिन रीट में सब शामिल हो जाएंगे, लोग रीट के थ्रू ही सेल परचेज करने लगेंगे रेंटल प्रॉपर्टीज से चीज़ें, तो वो काफ़ी अभी दूर की बात दिखती है। तो फिलहाल अभी भारत में ये डेवलप नहीं है, तो इसलिए मैं तो नहीं कहूँगा कि आप रीट के थ्रू इन्वेस्ट करें। वहाँ लिक्विडिटी इश्यूज हैं, दाम जो आती है वो नकली आती, नकली इन दैट सेंस उस दाम पे कोई एग्जीक्यूटर नहीं होता। तो अभिषेक जी, अभी उसमें तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो रियल स्टेट के लिए आपको आज के दिन में, तो मैंने पहले भी कहा है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं लोगों को ऐसे ऐसे जो लेने चाहिए। और आज यहाँ पे जो लोग जुड़े हैं उनके सामने मैं अपनी बिल्डिंग्स का भी ज़िक्र कर दूँ, क्योंकि अभिषेक जी आपने ये चर्चा छेड़ी है, तो ये बड़ा अच्छी बात है कि मैं एक अपॉर्चुनिटी ले लूँ। और मैं आपको ये क्विकली दिखाता हूँ। चलिए अभी इस फोरम पे नहीं दिखाता हूँ, क्योंकि वो हमारे यहाँ से मेलर जा रहा है आपको। हमारे कुछ रियल स्टेट प्रोजेक्ट्स हैं जिसका मैंने जो इन्वेंट्रीज काफ़ी सस्ते पे लोगों को मिल रही है, तो वो हम लोगों ने अंसल एपीआई टाउनशिप के कुछ ऐसे रेडीमेड फ्लैट्स हैं, रेडी टू मूव फ्लैट्स हैं, उसकी आपको ऑप्शंस भेज रहे हैं।
देखिएगा, जो लोग रियल एस्टेट इंटरेस्टेड हैं वो उस पर जरूर ध्यान दें। सो व्हाट पोटेंशियल्स डज फ्रैक्शनल ओनरशिप होल्ड इन इंडिया? सो देखिए, रीट की ही जब बात मैं बहुत कन्विंस नहीं हूँ तो अभिषेक जी, उसके बारे में तो मैं आपको बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं देना चाहूँगा। सो इस पोर्शन पे आपको कोई और पर्सनल डिस्कशन करना हो तो आप कर लीजिएगा, बट अभी फ़िलहाल ये टॉपिक हमारे लिए वो नहीं है, मतलब बहुत एक्सेप्टेबल नहीं है। रघुराज जी पूछ रहे हैं, इफ आई इन्वेस्ट इन दिस फंड इन योर असेसमेंट, कैन इट नॉट परफॉर्म टू अ +6 to -7% रिटर्न? +6 to 7%? इफ यू इन्वेस्ट इन दिस फंड, मेरा असेसमेंट ये है 6-7 तो नहीं, चूंकि सर इसमें इंटरनेशनल इक्विटी एडेड है, तो मैं ये जो फोर्थ फोर्थ एसेट है ना इंटरनेशनल इक्विटी का, वो मैं शामिल करना चाहता हूँ। तो मुझे लगता है कि उससे मुझे रिटर्न ज़्यादा मिल जाने की उम्मीद है। तो हम इसे डबल डिजिट पे तो नहीं देख रहे हैं। ऑफ कोर्स मुझे 10% 11% इज़ द हाईएस्ट व्हिच आई एक्सपेक्ट, बट या मैं बैंक से बेटर रिटर्न ज़रूर देख रहा हूँ। 9-8 की कैटेगरी, डेट की कैटेगरी में भी अच्छा रिटर्न, सो दैट इज़ व्हाट। और फिर भी हम क्या करते हैं ना, एक्सपेक्टेशन से बिल्ड नहीं करना चाहिए। मुझे तो बस जो बेंचमार्क है वो ये है कि मुझे बैंक का एफडी को बीट करना है और इनकम टैक्स में मुझे टैक्स एफिशिएंसी मिल जाए, कैपिटल गेन में ट्रीट हो जाए, इनकम में ट्रीट ना हो जाए। तो बहुत सारे लोग हैं जो 5 साल 10 साल के लिए लगाते हैं, लंबी अवधि के लिए सेफ्टी खोजते हैं, उनको बहुत सूट करता है ये इस तरह का प्रोडक्ट। तो एक भी अच्छा साल मिल गया ना, जैसे सर 5 साल के लिए आपने लगाया और एक साल नैस्डेक की बहुत अच्छी निकल आई, तो पूरा का पूरा पोर्टफोलियो आपका 10-12% में चला जाता है। एक साल आपका इंडियन इक्विटी अच्छा निकल गया, 10-12% वो खींच देता है। गोल्ड का एक अच्छा साल निकल गया, तो 5 साल में क्या होता है, एक ना एक एसेट अच्छी एक एक हिट मारता है, मतलब वो चल जाता है। जैसे 10 प्लेयर में से ना एक प्लेयर चल जाता है, 10 नहीं चलते हैं, तब तो मैच बिल्कुल बेकार हो जाती है। बट 10 में से कोई भी एक सिक्स्थ मैन फिफ्थ मैन कोई भी अच्छा खेल जाता है, तो बहुत बढ़िया। तो दैट प्रोबेबिलिटी इज नाउ एक्सपैंडेड इन दिस ऑप्शन, बिकॉज यहाँ एसेट्स ज्यादा हैं, 4 एसेट्स हैं। नहीं, अजय जी ये तो बिल्कुल नहीं मानता कि ये टेम्पररी है। मैंने अगर अजय माथुर जी, कहीं आपने मिस किया हो अगर मेरा पिछला सेशन, तो यूट्यूब चैनल पे जाइए हमारे, वहां पे लिखिए इन्फिनिटी फिनसर्व। यूट्यूब चैनल में इन्फिनिटी फिनसर्व, तो मैं आपको दिखाता हूँ, इसी बात की पिछली चैनल है। जिसने भी मिस कर दिया हो पिछला वाला, प्लीज आप उसको मत छोड़िएगा। ये एकदम एग्जैक्ट वही सवाल का जवाब है जो अभी अभी अजय माथुर जी ने पूछा है। तो सवाल आपका है कि क्या आपको लगता है कि यहाँ से और करेक्शन है, तो मैंने इसमें जवाब यही दिया था कि दोस्तों, बिजनेसेस, इक्विटी इज नथिंग बट बिजनेसेस, एंड बिजनेसेस बंद नहीं हुए हैं, बिजनेस चल रहे हैं, बदल गए हैं बिजनेसेस। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो क्या है। तो देखिए, मैं ये आपको एक जरूर दिखाना चाहता हूँ, इन्फिनिटी फिनसर्व। इन्फिनिटी फिनसर्व टाइप करेंगे यूट्यूब में तो ये हमारा लोगो आएगा। इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, और ये सब्सक्राइब करके आप ये वीडियो देखिए। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, और इस वीडियो में यहाँ वीडियोस पे आ जाइएगा। ये क्वेश्चन है, देख रहे हैं अजय माथुर जी, इज इट द गुड टाइम टू इन्वेस्ट इन इक्विटी, अभी या फिर बाद में? तो ये जरूर पढ़िएगा, है ना, ये देखिएगा। जैसे आप ये देखेंगे, आपके सवाल का आपको जवाब मिल जाएगा। सो बट फिर भी आंसर मेरा ये है कि नहीं, अभी कोई कोई इक्विटी से भागने की जरूरत नहीं है, बस अपने आप को बदलने की जरूरत है। आपकी कुछ इक्विटीज ऐसी हो सकती हैं जो बहुत फ्रंट लाइन या लार्ज कैप में एक्सपोज हो, तो मिड कैप की जरूरत हमने जताई है उस वाले में, कि अब मिड कैप का जमाना आ रहा है। छोटी कंपनियां, मिडिल मिडिल साइज कंपनियां का काफी अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी आ रहा है। सीमेंट्स और चीजों पे हमने चीजें समझाई हैं, तो उसको जरा ध्यान से देखिए। व्हाट ग्रोथ डू यू, मोतीलाल ओसवाल, मैंने कहा कि मैं एक इसको बैंक एफडी से बेटर प्रोडक्ट देखता हूं, और चूंकि इसमें मल्टी एसेट हैं, 4 एसेट्स हैं, तो मुझे ये लगता है कि बहुत सेफ, बहुत ही अच्छा, और इस अपॉर्चुनिटी को देता है कि कोई तो चलेगा, कोई तो चलेगा। 5 साल में पांचों चारों को अनरिलेटेड है, नॉन नॉन रिलेटेड स्टफ है। देखिए, नैस्डैक, गोल्ड, बॉन्ड्स, इक्विटी में भी डोमेस्टिक। तो मेरे को कहीं ना कहीं इस फंड का कंसेप्चुअली बहुत अच्छा ये लगा था। पहले भी हम जब इनसे डिस्कस करते तो इन्होंने बताया, तो मुझे लगा कि 5 साल 7 साल अगर कोई आदमी देता है, 10 साल देता है,
तो वो 10 साल में क्या चाहता है? बैंक से भी तो यही चाहता है ना कि भाई एक बार एफडी मैच्योर हो तो मेरा फिर ले लीजिए साहब, फिर ले लीजिए साहब। अब बैंक में कहाँ 5% पे आप एफडी मैच्योर करते जाओगे 10 साल तक? तो 10 ईयर्स में अगर आप आज इस जगह पे पढ़ के 9-10% कमा लेते हो, जबकि मैंने दिखाया आपको 6.5-7% तो 10 साल का रिटर्न है, ऐसे में जिसमें कोई नास्डैक वास्डैक कुछ इन्वॉल्व नहीं था, सिंपल सी इक्विटी और डेट है बस दो, गोल्ड भी नहीं था उसमें। ये सब मल्टी एसेट, पहले वाले तो दो दो एसेट वाले थे, अब ये 4 एसेट वाले मल्टी एसेट आ रहे हैं, तो ये काफी अपॉर्चुनिटी अच्छी दे रहे हैं आपको मार्केट में। गोल्ड इज नॉट हाई, ये आपको लग रहा है हाई क्योंकि आपका बेंचमार्क अलग है, और इक्विटी भी आपको लग रहा है हाई है, ये भी बेंचमार्क गलत है। देखिए, जब भी कोई चीज, एक बार अजय माथुर जी समझिए, 100 रुपए की चीज 5 साल नहीं बढ़ी और छठे साल जाके 120 हो गई, तो उसको बढ़ा हुआ कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे ना। उसको तो कायदे से छठे साल बढ़ा हुआ तब कहते जब वो 200 हो जाता, 100 से डबल हो जाता, क्योंकि वो जब 5 साल चला ही नहीं, तो पूरे उसके हर साल के 12-12 जोड़ेंगे तो 5 2 10, 100% तो उसको बढ़ना ही चाहिए ना। तो गोल्ड के साथ यही है, गोल्ड को तो कुछ, गोल्ड तो पीछे चला ही नहीं ना। और जब 10 साल में 5 साल में वो एक बार चलता है तो बेचारा कौन सा ज्यादा कर लेता है। तो वो तो जस्ट एक एक कह लीजिए प्राइस का एडजस्टमेंट होता है। गोल्ड इज नथिंग बट एडजस्टमेंट। वो अपनी उम्र को एक बार बढ़ा लेता है, फिर जाके वहां बैठ जाता है। 50,000 रुपया अब अगले हो सकता है 4 साल तक बैठा रहे, 3 साल, फिर उसके बाद उसको विपदा दिखेगी, मार्केट में दिखेगा, ग्लोबल टेंशन दिखेगा, बोला नहीं नहीं अब तो मैं 60 का हूँ। वो 60 की उम्र में आ जाता है। रुपया का इन्फ्लेशन के हिसाब से अपने आप को सेट करता है, गोल्ड महंगाई के हिसाब से सेट कर लेता है अपने आप को, और उसके बाद आपका डॉलर के हिसाब से अपने आप को सेट कर लेता है। तो इसलिए कोई भाव नहीं बढ़ा हुआ है। और इक्विटी, इक्विटी तो बिल्कुल हाई है ही नहीं। यही आप उस वीडियो में जाके देखिए, अगर कोई समझता है कि इक्विटी हाई है। और अजय माथुर जी, उस वीडियो में एक लाइन हमने कही है, मैं उसको सब पब्लिक के लिए भी यहाँ रिपीट कर रहा हूँ, कि जब मार्केट गिरना शुरू हुआ था मार्च में, हम अभी भी उससे 10% 20% नीचे हैं, 15 तो हैं ही हैं, और हम आज कह रहे हैं कि ऊपर है। तो जब गिरना शुरू हुआ था तब हम कह रहे थे कि नहीं नहीं मार्केट बहुत खराब है, बहुत ऊंची है, अभी नहीं लगाएंगे। आज जब गिर गया तब हम कह रहे हैं ऊंची है, हम नहीं लगाएंगे। तो एक्चुअली क्या होता है, ये इन्वेस्टर्स कहते हैं, क्या उसको कहते हैं हम लोग, इन्वेस्टर्स एवियंस कहते हैं। मतलब बेसिकली आपको बस नहीं लगाना है, इन्वेस्ट नहीं करना है। तो इन्वेस्ट नहीं करने का जो फियर है आपका, वो फियर आपका जो है आपको हर बार एक नए लॉजिक को लेके सामने लाता है। ये सब मत करिए, सिंपल समझ के चलिए कि हमें अच्छे धंधे में पैसा लगाना है, धंधे चलेंगे। वरना अजय जी फिर ये मान के चलना होगा कि हम और आप रह जाएंगे, बाकी सब खत्म हो जाएगा। तो ये तो गलत सोच है, ऐसी सोच नहीं है। अगर हम और आप खाली रह जाने वाले हैं तब तो फिर कहीं पैसा मत लगाइए। लेकिन दुनिया चलेगी, लोग रोटी खाएंगे, लोग घर बनाएंगे, लोग गाड़ियां चलेंगी, धंधे चलेंगे, बिजनेसेस जनरेट होंगे, उनका बदलाव हो जाएगा, उनका पैटर्न बदल जाएगा। तो हो सकता है इन्फोसिस टीसीएस बड़ी कंपनी बन के इमर्ज हो जाए, और हो सकता है कि एसबीआई बैंक एक बड़ी कंपनी ना बने। तो एसबीआई बैंक के लिए हो सकता है नेगेटिव हो, बट टीसीएस के लिए पॉजिटिव है। तो हमको उस तरीके से देखना होता है। इक्विटी कुछ भी हाई नहीं है, आप लगाने का बस इंतजार करिए, वरना कभी हम लगा ही नहीं पाएंगे। हम अंदर ही, बिजनेस इज अ बिजनेस, यू हैव टू डू इट। राजीव जी, आईसीआईसीआई मल्टी एसेट ऑल्सो इन्वेस्ट इन गोल्ड एंड हाउ इट कंपेयर्स? आईसीआईसीआई के पास राजीव जी वो नहीं है, इंटरनेशनल इक्विटी नहीं है। गोल्ड है उनके पास, उनके पास है गोल्ड इक्विटी, और वो भी अच्छा है। मैं तो उसको भी बिल्कुल कैटेगरी 1 पे रखता हूँ। और बस ये एक नई चीज आई है मार्केट में, जिसमें इंटरनेशनल इक्विटी को इन्होंने एज ए फोर्थ एसेट ऐड कर लिया है, और कोई ऐसा यूनिकनेस नहीं है। ठीक है, लेकिन उसके कारण मुझे एक दिख रहा है कि चलो यार, ऐसे तो इंटरनेशनल इक्विटी अकेले लेने में थोड़ा रिस्क लगता है ना, क्योंकि कहाँ इतना एक्सपोजर ले लेंगे सीधे सीधे इंटरनेशनल इक्विटी में। तो जब इस तरह का ऑप्शन आता है जिसमें थोड़ी बंटवारा हो जा रही है, थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन हो जा रहा है, तो हमें ये ऑप्शंस अच्छी लग रही है। दैट इज द वे। तो दोस्तों, क्वेश्चंस के इस पे तो हो ही गया सभी चीज। डायनामिक फंड में महेश जी कोई भी इनकम टैक्स डिसाइड करता है ऑन द बेसिस ऑफ इक्विटी, और वो कैसे करता है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको ये सवाल पूछ रहे हैं कि डायनामिक एसेट एलोकेशन में कैसे कोई अपने आप को टैक्सेशन तय करता है। तो जरा ये दिखाता हूँ, ये आपके लिए अच्छी एजुकेशन हो सकती है। देखिए, अगर हम इस एक छोटे से फिगर को देखते हैं, आपका अगर इक्विटी है 65%, ओके 65,
और डेट है आपके पास 35। ये जो फंड है ये तो आपको समझ आ गया कि इनकम टैक्स में ओके है और हमें कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ये इनकम टैक्स में 1 ईयर में इक्विटी में ट्रीट होगा, ठीक है। दिस इज द सिस्टम। नाउ अब अगर यहाँ पे इक्विटी वाला क्या करता है, फर्दर एक ले लेता है स्टॉक और एक ले लेता है आर्बिट्राज, आर्बिट्राज, और इसमें डाल देता है 50 और आर्बिट्राज में डाल देता है 15। तो ये क्या हुआ, टोटल मिला के ये फिर से हो गया 65। तो जब ये टोटल मिला के 65 हो जाएगा तो ये ट्रीट होगा, ये ट्रीट हो जाएगा इक्विटी में। तो लोग क्या करते हैं, फंड मैनेजर आर्बिट्राज को कोई एसेट नहीं मानते, ये मानते हैं आर्बिट्राज एक ऐसी चीज है जहां पे उनको सेफ्टी के साथ रिटर्न आ रही होती है, लिक्विड के जैसा रेट होता है, मगर ये इक्विटी में ट्रीट होता है। तो मैक्सिमम लोग जब इक्विटी कम करना चाहते हैं, 50 को अगर ये 40 बनाना चाहते हैं, 40 बना लेते हैं और आर्बिट्राज में 25 बना लेते हैं। सो दैट इज वन वे ऑफ लुकिंग एट। सेकेंडली, जब कम होता है तो जब जब इनको 65 के नीचे जाना पड़ता है तो वो इस रूप से चले जाते हैं। तो आर्बिट्राज का जो रेट होता है दोस्तों, आपको अगर ये दिखाऊं आर्बिट्राज का रेट क्या होता है, मार्केट में आर्बिट्राज फंड देखिए ये है आर्बिट्राज, 7% का रेट आ रहा है 10 साल का। तो बैंक के एफडी के बराबर का रेट आ जाता है आर्बिट्राज में। तो इसलिए ये डेट की तरह होता है मगर काउंट इक्विटी में होता है। ये खेल खेलते हैं महेश जी। तो टैक्सेशन नहीं बदलती। तो मेरे ख्याल से आप ये बात समझ गए होंगे कि कैसे ये लोग टैक्सेशन मैनेज करते हैं। एक क्वेश्चन और हमारे पास आ रहा है, डज इट मीन ओसवाल विल अप्रोप्रिएट फंड डायनामिकली? या ओसवाल, मोतीलाल ओसवाल का ये मल्टी एसेट एक्सपोजर में ना लिमिट्स हैं सभी में, हर कैटेगरी में। जैसे कि और हर कैटेगरी में उनके पास एक मैक्सिमम लिमिट है। जैसे डेट में उनके पास 0 to 40 का लिमिट है, इंटरनेशनल में उन्होंने 0 to 30 की लिमिट बना दी, इक्विटी में उन्होंने 0 to 70 की लिमिट बना दी। तो उनके पास जो ये फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एसेट एलोकेशन है, जो आपको मेलर्स में हम लोग अभी भेज देंगे और उनकी डिटेल्स समझ आ जाएगा, तो विद इन दैट रेंज वो है। बट डायनामिक एसेट एलोकेशन नहीं कहेंगे इसको, इसको मल्टी एसेट करेंगे। मोतीलाल ओसवाल का डायनामिक एसेट एलोकेशन एक अलग फंड है जो डायनामिकली चेंज करता है। जो अभी मैंने एक्सेल सीट दिखाई वो मोतीलाल ओसवाल के लिए नहीं दिखाई दोस्तों। रघुराज जी, मोतीलाल ओसवाल के लिए शीट नहीं दिखाई मैंने, ये तो सर का एक सवाल था। और वो सवाल था कि जो लोग डायनामिक एसेट एलोकेशन करते हैं वो कैसे टैक्सेशन मैनेज करते हैं। इन केस ऑफ मोतीलाल ओसवाल इज ए मल्टी एसेट, इट इज नॉट डायनामिक एसेट। ध्यान रखिएगा, डायनामिकली एसेट नहीं होने वाला है, लेकिन एप्रोप्रिएटली एलोकेट होने वाला है। किस समय कितना रहना चाहिए उसकी एक रेंज है उनके पास, तो उस रेंज को वो जीरो कर सकते हैं, बट एक्चुअली दे विल स्टिक टू मे बी 30-30-30 काइंड ऑफ सिनारियो, और मे बी 25-30-35 सिनारियो दैट दे विल पब्लिश। वो आपको एनएफओ के प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ मिल जाएगा, और हम लोग भी उसको अभी प्रचार में डाल देंगे जब लोगों के हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए, हैव अ हैप्पी संडे एंड फिर आपसे ज़रूर मुलाकात होगी और फिर से बात होगी। सभी टीम की तरफ से आप सबका फिर से धन्यवाद। मैं मोहित गुप्ता, अमित सक्सेना, तरुण, ज्ञानेश, सारे सेल्स टीम आपके लिए अवेलेबल हैं। आपको कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ ज़रूर संपर्क करें और हमें अपने सवाल भेजते रहें। धन्यवाद।